हेलो, मैं अनुराधा कुमारी एवीएम कॉलेज इतिहास विभाग की ओर से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 6 का टॉपिक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टॉपिक लेकर आई हूँ, यानी केंद्र शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। आपने अलग अलग देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा या फिर इल्तुतमिश को पढ़ा, बलबन को पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी हो, फिरोज खिलजी हो, फिरोज शाह खिलजी हो, तुगलक हो, लोदी हो, सैयद वंश हो, इन सारे वंशों के बारे में पढ़ा, सबकी प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन आज यहाँ मैं समराइज करके बताऊंगी कि वहाँ की जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का, वो किस तरह से था। आप इससे अवगत हैं। मुझे पता है कि आप इसको आसानी से समझ भी जाएंगे और जानते भी होंगे, लेकिन मैं एक बार पुनः इसको बताने का प्रयास करती हूँ कि आपने अलग अलग पढ़ा, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से समग्र रूप से देखेंगे। सारे वंशों, खासकर दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने, गुलाम वंश में जो 5 वंशों ने योगदान दिया, उनके बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के वंश थे, लेकिन उसकी जो शासन व्यवस्था थी, उसकी जो आधारशिला थी, वो कैसी रही थी, क्या प्रशासनिक व्यवस्था किस आधार पे आधारित थी। तो केंद्रीय शासन में जो हेड होते थे वो सुल्तान का पद होता था और केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत के युग में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। हम मुगल काल में नहीं था, जैसा कि हम मुगल काल में पाते हैं। अगर सुल्तान की मर्जी कि वह अपने पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र हो, कनिष्ठ पुत्र हो या पुत्री हो या फिर भतीजा हो, आपने देखा बहुत बार कि दामाद को लोग अपना उत्तराधिकारी बना दे रहा है, भाई को उत्तराधिकारी बना दे रहा है, छोटे पुत्र को बना दे रहा है, पुत्री को बना दे रहा है। आपने देखा कि इल्तुतमिश के पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर आ जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ उत्तराधिकार के जो नियम थे वो कोई निश्चित नियम नहीं था, और ऐसे कंडीशन में जो शासन व्यवस्था थी वह सुल्तान के मन के ऊपर निर्भर करता था। वह उनकी मर्जी होती थी, वह अपनी मर्जी से किसी को भी सुल्तान या उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार रखते थे। दिल्ली सुल्तानों ने अपनी शक्ति के अनुसार स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। जैसे आपने देखा कि बलबन पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी या दैवीय सिद्धांत को पालन करता है, वहीं पे इल्तुतमिश नहीं करता, वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करता। उसने तो अपने आप को सुल्तान पद भी धारण नहीं करता, लेकिन मुबारक खिलजी वहीं पर वह सुल्तान पद को धारण करता, अपने आप को सुल्तान कहता है, सुल्तान कहता है। तो तरह तरह के अपनी स्वेच्छा या अपनी मर्जी के हिसाब से वो अपने शासन व्यवस्था को कायम करने में विश्वास रखते थे। सुल्तान कानून बनाने, उन्हें लागू करने और न्याय करने के में प्रधान था। राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी सुल्तान ही होता था। उसकी आज्ञा सर्वोपरि माना जाता था, मतलब सुल्तान की जो आज्ञा होती थी वह सर्वोपरि होता था। और वह तीनों, आप कह सकते हैं अभी भी राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के प्रधान होते हैं। तो उस समय भी था कि राजा सेना के मुख्य सेनापति होते थे। सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, उसे विभिन्न उपाधियों का वितरण करना या विभिन्न उपाधि से सम्मानित करना, ये सारे अधिकार सुल्तान को ही थे। हम आज ये शासन व्यवस्था से भी इसकी तुलना कर सकते हैं कि जिस तरह सुल्तान अपने अधीन विभिन्न पदाधिकारियों को रखता है, उसी तरह आज के प्रधानमंत्री हों, वो भी देश को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हो, स्टेट में स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो विधानसभा और लोकसभा और
विधानसभा की स्थापना करते हैं और उसमें विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, और ये मंत्री जो होते हैं विभिन्न विभागों की देखरेख करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं आप यूं कहें। और इन अध्यक्षों की देखरेख में ही विभिन्न विभागों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम करते हैं। सुल्तान जो होता है वो शासन व्यवस्था, शांति की व्यवस्था और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के अतिरिक्त वह इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसका विस्तार भी करता है। यानी सुल्तान का काम अपने धर्म की रक्षा करने का भी है। खासकर हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसके विस्तार की भी बात सुल्तान के माध्यम से ही किया जाता है। एक सुल्तान का पद देख लिए कि सुल्तान का पद कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, और सुल्तान अपने कार्य क्षेत्र या अपने अधिकार क्षेत्र में किन किन बातों का ख्याल रखता है, और उनकी जो सीमा है, सीमा क्षेत्र वह कहाँ तक सीमित है, इसको आपने देखा। इसके अतिरिक्त आप मंत्री और मंत्री परिषद, आप यूं कहें कि मंत्री और अन्य परिषद, तो शासन में सुल्तान की सहायता करने के लिए विभिन्न मंत्री और अन्य अधिकारी को भी नियुक्त किया जाता है। तो आज की तरह जो नाम है, स्पष्ट नाम है, लोगों को बहुत आसानी से याद भी हो जाता है, लोग बोलते भी हैं। लेकिन जैसे शिक्षा मंत्री है, कानून मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, उसी तरह आप दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था में ये मंत्री और उनके जो विभाग होते थे उनका नाम बहुत पेचीदा है, उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और उनके कार्य हैं। तो आपको कार्य से उनके कार्य और पद दोनों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। ये आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एज ए स्टूडेंट्स आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। तो मैं बारी बारी से मंत्री परिषद, सुल्तान और उनकी जो सहायक मंत्री परिषद है उसकी चर्चा करूंगी, आप सुनेंगे, याद करेंगे। पहला जो पद है नायब ए ममालिकात, नायब ए ममालिकात। ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है आपको, हर नाम थोड़ा सा मतलब चर्चित नाम या परिचित नाम नहीं लगेंगे, इनको परिचय कराना होगा खुद से। आप अभ्यास करेंगे तो ये नाम आप जरूर बोलने में भी आसानी होगी और इनके कार्य और इनके विभाग को भी आप जान पाएंगे। नाइब ए ममालिकात, नाइब ए ममालिकात जो पद है वह शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए अपने में से एक नाइब का पद में, यानी सुल्तान जो था, सुल्तान के बाद नाइब ए ममालिकात, यानी सुल्तान की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। ये काफी महत्वपूर्ण पद भी है और बहुत श्रेष्ठ पद बोला जा सकता है। लेकिन अपने शासन शक्ति को, मतलब शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए अपने में से, यानी अपने बाद, अपने से निचले पद वाले जो लोग होंगे, निचले तुरंत, यानी सुल्तान के बाद वाले जो महत्वपूर्ण पद है वह नायबे ममालिकात है। तो ये आप समझ गए कितना महत्वपूर्ण है। नायब का पद सुल्तान के बाद माना जाता है। आप ऐसे समझे तो समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। यानी सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है वो नायब का ही है। तो सुल्तान के जो कार्य हैं, तो सुल्तान के कार्यों में ये नायब सलाहकार के रूप में हो सकते हैं। ये हर जगह पे इनको सहायता दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो इस तरह नायब का पद और नायब का कार्य हम देखें। दूसरा पद हम बता रहे हैं वजीर का। वजीर आप सुने होंगे, आप चेस शतरंज अगर खेले होंगे या खेलते होंगे तो उसमें वजीर आता। वजीर जो होता है वह प्रधानमंत्री का पद होता है। तो यह राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग
दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि में वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यवस्था आदि सभी कार्यों की देखभाल वजीर ही करता था। यानी अभी के जो प्रधानमंत्री है वो सारे कार्यों को देखते हैं, सारे कार्यों के प्रधान होते हैं, सारे विभागों के प्रधान होते हैं। वो सैनिक का भी सेना का मुख्य जो सेनापति माना जाता है वो मतलब सैनिक सेनापति को नियुक्त करने का कार्य वजीर का होता है। ये विभाग है उनका। और सैनिक आय व्यय का लेखा जोखा आदि इत्यादि जो होता है सब वजीर का ही होता है। शासन प्रबंध करना, फिर और भी बहुत सारे छोटे मोटे अधिकारियों को नियुक्त करना, ये सब वजीर का ही कार्य है। तीसरा है आरजे ममालिक। आरजे ममालिक सैनिक विभाग होता है। सेना विभाग का प्रधान जो होता है यह सेना विभाग का प्रधान था। इसे कहीं कहीं दीवाने ए अर्ज भी, दीवाने ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहा गया था। दीवाने ए अर्ज वह सैनिकों की भर्ती करना, उनकी रसद की व्यवस्था करना, उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना, घोड़ों को दागने व सैनिकों की हुलिया लिखे जाने की व्यवस्था आदि ये आरजे ममालिक ही करता है। वह राज्य का सेनापति नहीं था और सुल्तान समय समय पर विभिन्न युद्धों के लिए अपने इच्छा सेनापति नियुक्त किया करता था। अपने इच्छा अनुसार सेनापति को नियुक्त किया करता था। तो ये आरजे ममालिक हो गया। नेक्स्ट जो है दबीर ए खास। दबीर ए खास ये शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। सुल्तान के आदेशों को राज्य के विभिन्न भागों में भेजना इन्हीं का काम था। दबीर ए खास का ही काम था। सुल्तान की सभी प्रकार के डाक व्यवस्था को देखना, डाक को देखना, उत्तर तैयार करना, भेजना, यानी संवाद कार्य, पत्रों के माध्यम से जो पत्र व्यवहार संवाद का आदान प्रदान होता था ये इन्हीं का कार्य था। उसकी सहायता के लिए दबीर जो होते थे, लेखक, मुंशी जिसको आप बोल सकते हैं, इस विभाग को दबीर खास के जो लेखक होते थे, अब ये ऑर्डर करेगा और इसके लेखक जो होंगे दबीर होंगे। दीवाने ए रसालत ये नेक्स्ट है विभाग। दीवाने ए रसालत यानी विदेशी वार्ता और कूटनीतिक संबंधों को जिस तरह हम बोल सकते कि राजदूत, आज के राजदूत जो होते थे उस समय के दीवाने रसालत होते थे। ये विदेशी पत्र व्यवहार राजदूतों का आदान प्रदान तथा उनकी देखभाल उसका दायित्व था। सद्र ए सुदूर, सद्र ए सुदूर या धर्म विभाग का प्रधान था। यानी धार्मिक मामले में जो राय मशविरा करना था ये सद्र ए सुदूर का ही, उसका जो मुख्य काजी होते थे उनके द्वारा किया जाता था। नियुक्त करते थे और अपने शरीयत और कुरान इस्लाम धर्म की तहत ही कोई भी बातों का निदान किया जाता था। मस्जिद हो, मकतबा, मदरसों को आर्थिक सहायता देना सदरे सुदूर का ही कार्य होता था। शाही खैरात की व्यवस्था भी वही करता था। नेक्स्ट है काजी उल कुजात। यह न्याय विभाग का प्रधान होता है। ये धर्म विभाग का प्रधान, ये काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान। न्यायालय से बड़ा न्यायालय सुल्तान होता था। यानी आखिरी जो न्यायिक कार्य करने वाले जो होते थे वह सुल्तान ही होता। सुल्तान मान लीजिए किसी को दंड देने का कार्य काजी उल कुजात के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन अगर सुल्तान चाहता कि उसके दंड को हम किसी और रूप में परिणत कर दे या किसी और चीज में परिवर्तित कर दे तो यह सुल्तान को यह अधिकार दिया गया था और सुल्तान इस पर पुनर्विचार कर सकती है या उसके दंड को कम कर सकती है। तो काजी उल कुजात और सदर सुदूर के पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। वरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर विभाग का कार्य था कि वह प्रजा के बीच जाके और प्रजा में हो रही कुछ इस तरह के अन्यायपूर्ण या अनैतिक कार्य का पता लगाना कि कौन और किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये संदेशवाहक होते थे सुल्तान के और ये भेष बदलकर प्रजा के बीच घूमते रहते थे ताकि उनका पता चल सके किसके द्वारा अनैतिकपूर्ण कार्य किया जा रहा है
समय समय पर यह सुल्तान के बीच या सुल्तान के पास जाकर इसकी सूचना देते थे। तो ये सारे जो वरीद ममालिक है ये गुप्तचर विभाग होता। आपने नाम सुना होगा मुन्ही और बरीद का, मुन्हियान और बरीद का। इनका काम ही था वेश बदल के अनैतिक पूर्ण कार्य या वैसे कार्य जो सुल्तान के द्वारा आदेशित नहीं है लेकिन प्रजा के बीच में हो रही है ये बात, तो ये उसी का पता लगाते थे और फिर सुल्तान के द्वारा उनको सजा देने का कार्य किया जाता था या फिर उस सुधारों को बदलने का प्रयास किया जाता था, जो उस कार्य को बदलने का प्रयास किया जाता था जो प्रजा के बीच में गलत कार्य होते थे, उनको गलत कार्य को सुधारने का प्रयास किया जाता था। तो ये वरीद ममालिक का कार्य हुआ। आपने सुना होगा कि इसके अलावे भी बहुत सारे जो पद थे दीवाने, बंदगान, दास व्यवस्था की देखभाल करने वाले जो विभाग होते थे वो दीवाने, फिर और है दीवाने इश्तियाक, पेंशन विभाग। तो ये सारी व्यवस्थाएं और ये सारी विभाग जो थी वो सुल्तान के अंतर्गत ही निर्मित किया गया था, सुल्तान के द्वारा ही निर्मित किया गया था। और सारे विभाग के एक विभागाध्यक्ष होते थे जिसका कार्य सुपुर्द किया जाता था कि आपको ये कार्य करने हैं। अगर उस कार्य में किसी तरह की कमियां आती थी तो सुल्तान के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा आपने केंद्रीय शासन व्यवस्था में आपने इक्तदारी व्यवस्था भी पढ़ा होगा कि इल्तुतमिश ने इक्तदारी व्यवस्था को लागू किया। और इक्तदारी व्यवस्था को मैंने उस समय भी बताया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने भूखंडों को, क्योंकि बड़े बड़े प्लॉट होते थे और जो बड़े बड़े सामंत होते थे वो अपने प्लॉट को, बड़े बड़े भूखंडों को छोटे छोटे भूखंडों में बांटकर छोटे छोटे भूखंड को किसानों के बीच में और अन्य सामान्य लोगों के बीच में बांट देते थे और बांटते थे और उनसे लगान लिया करते थे। ऐसे छोटे भूमि के अधिकारी जो होते थे वो इक्तादार कहलाते थे और उनसे वो समय समय पर निर्धारित इक्ता लेते थे। इक्ता मतलब लगान। तो आप जागीरदार बोले, लगान, इक्तादार बोले, ये सभी इक्तादारी व्यवस्था के माध्यम से यह लगान या राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे, जो बाद में राजकोष में ये लगान जमा होते थे। लेकिन बाद में हम देखते कि बहुत सारे भ्रष्टाचार इसमें उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि बड़े बड़े जो सामंत होते थे ये छोटे किसानों पे जुल्म और अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। वैसे स्थिति में किसानों के द्वारा ये इनका विरोध किया गया और फिर इक्तदारी व्यवस्था बाद में हम देखते हैं कि यही फिर जागीरदारी व्यवस्था हो जाती है, फिर मनसबदारी व्यवस्था, नाम बदल जाते हैं, हर पीरियड में इसका नाम बदल जाता है, लेकिन व्यवस्था मोटे तौर पर यही रह जाती है। फिर राजस्व व्यवस्था की बात हम करते हैं तो राजस्व व्यवस्था में हम 5 तरह के कर की या राजस्व की बात करेंगे। आपने तो नाम सुना होगा, बहुत ही नाम क्या, ये इस्लाम धर्म या शरीयत के हिसाब से जो जजिया है, जकात है, और क्या है, जकात है, जजिया है, खस्म है और खराज है। एक उश्र का भी नाम आता है। तो उश्र कर जो है यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी वहां से पैदावार का 10% भाग, और जिस भूमि पर मनुष्यकृत साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहां से पैदावार का 5% भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था उश्र के माध्यम से। खराज जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यह भूमि कर है। पैदावार के 1/3 से लेकर आधे तक विभिन्न सुल्तानों ने लिया था, यानी गैर मुसलमान यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला। खस्म युद्ध में लूटे हुए जो सामान होते थे, युद्ध में लूटे हुए जो खजाने होते थे उस पर यह टैक्स लगाता था। जकात जो है यह मुसलमानों का धार्मिक कर है। आपने देखा जकात निकालना होता था मुसलमानों को, अपनी आय का जो प्रतिशत है, अपनी आय का कुछ प्रतिशत यानी 2.5% ये जकात के रूप में धन निकालते हैं और इसको कह सकते हैं कि मनुष्य की सेवा हेतु
आप देखते होंगे कि रोज़ा के समय जब रमज़ान का समय होता है तब मुसलमान अपने आमदनी के 2.5% भाग गरीब मुसलमानों में बांटते हैं। यही ज़कात है। और जजिया, यह भी गैर मुसलमानों के द्वारा धार्मिक कर था। इस्लाम के अनुसार कानून गैर, जिन्हें जिम्मी भी कहा जाता है, गैर मुसलमानों का एक मुसलमान शासक के रूप के राज्य में रहने का अधिकार न था। इस कर को देने के पश्चात ही वह राज्य में रहकर शासक का संरक्षण और जीवन की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये है जजिया, ज़कात, खस्म, खराज और उश्र। ये 5 तरह की राजस्व व्यवस्था है जिसको आपने जाना। फिर हम देखते हैं ये राजस्व व्यवस्था। अब हम चर्चा करेंगे कि सैनिक संगठन का भी नाम आपने सुना होगा कि सभी सेनापति, जो मुख्य सेनापति का कार्य होता है, सुल्तानों की शक्ति जो निर्भर होती है वह सैनिकों के ऊपर ही निर्भर होती है। और 4 प्रकार के सैनिक भी इसमें वर्णित है। इसमें दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में 4 तरह के आपने नाम भी सुना होगा। अश्वारोही का नाम, पैदल सेना, घुड़सवारी, ये सारे जो हैं सैनिकों का वर्गीकरण है। सैनिक किस तरह से अपना युद्ध में किन किन गज सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, अश्वसेना, ये सारी सेनाएं सुल्तान को युद्ध में विजय या युद्ध क्षेत्र का विस्तार करने में सहायक होते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सल्तनत में थी। फिर न्याय और दंड व्यवस्था बात करेंगे तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था। न्याय व्यवस्था थी, लेकिन न्याय मुख्य रूप से न्याय देने के जो कार्य किए जाते थे वह सुल्तानों के माध्यम से ही किया जाता था। प्रत्येक सुल्तान सप्ताह में प्रायः 2 दिन अपने न्यायालय में उपस्थित होता था और सभी प्रकार के मुकदमों का निर्णय करता था। सुल्तान का दंड विधान बहुत कठोर था। आपने देखा कि अंग विच्छेद करते थे, फिर हाथ काट लेना, ये सारे जो न्याय के कार्य थे वो सुल्तानों के माध्यम से ही दिए जाते थे। तो न्यायिक व्यवस्था हो गई। धार्मिक व्यवस्था भी है। सभी सुल्तानों के समय जो है वह धार्मिक क्षेत्र का प्रचार प्रसार करना सुल्तानों के माध्यम से होता था और अपने राज्य को जैसे आप मुगल काल में पढ़ेंगे कि अकबर एक ऐसा शासक था जो अपने राज्य में धर्म की रक्षा, मतलब सभी मनुष्य या यूँ कहें कि मानवता के तहत जो धर्म की बात करते हैं, यानी धर्म सहिष्णु होकर उन्होंने काम किया। उनका जो राज्य भी था धर्मनिरपेक्ष राज्य था, लेकिन और सारे राज्य जो थे वो इस्लाम धर्म, विशेष रूप से मुख्य रूप से इस्लाम धर्म की सुरक्षा की बात कही गई। इस्लाम धर्म को मानते हुए सभी प्रजा को इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही जो कानून बनाए गए, शरीयत के हिसाब से काम करने, हदीस के अनुसार ही काम करने के लिए बाध्य किया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आते हैं। दिल्ली सल्तनत को हम इस प्रकार हम जानते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य विशेषताओं के बारे में बताएंगे, सभ्यता और संस्कृति को बताएंगे। आज हमने केंद्रीय प्रशासन को बताया। धन्यवाद।